नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में विजय दिवस की तैयारियां शुरू। 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को किया जाएगा नमन। डीएम सोनिका ने कार्यक्रम को सफल बनाने पर अधिकारियों की चर्चा। फिल्म भारत अग्निवीर का पोस्टर अनावरण। मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में शुभ मुहूर्त शॉट की मंत्रोच्चार से की शुरुआत। कहा नौजवानों का सेना में शामिल होने का बढ़ेगा रुझान। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के फर्श से अर्श तक का सफर। 17 वर्षों में कई उपलब्धियां की हासिल। कमरे की शुरुआत से 10 एकड़ में फैला। छात्रों को रैगिंग करना पड़ा भारी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला उजागर। 43 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई। एक छात्र पर 50,000 का जुर्माना। पहाड़ों में कम नहीं हो रहे सर्दी के तेवर। मौसम विभाग ने जताया सर्दी बढ़ने का अनुमान। बर्फबारी भी छुड़ाएगी धूप। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भर्ती मामले से अब जुड़ी खबर है, जहां पेपर लीक के बाद अटकी भर्तियां पर आयोग जल्द फैसला लेगा। वन दरोगा भर्ती, सचिवालय सुरक्षा, संवर्ग रक्षक भर्ती पर तलवार लटकी है। इन भर्तियों की जांच एसटीएफ और जांच लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन आयोग ने अभी तक यह भर्ती रद्द नहीं की, जिस पर आयोग अगले 15 दिन में फैसला लेगा और उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। यूकेएसएससी भर्ती घोटाले मामले से जुड़ी ये खबर है, जहां पेपर लीक के बाद अटकी भर्तियां पर आयोग जल्द फैसला लेगा। वन दरोगा भर्ती, सचिवालय सुरक्षा, संवर्ग रक्षक भर्ती पर तलवार लटकी है। इन भर्तियों की जांच कर रही एसटीएफ और जांच लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन आयोग ने अभी तक यह भर्ती रद्द नहीं की, जिस पर आयोग अगले 15 दिन में फैसला लेगा और उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, जो यूकेएसएससी मामला घोटाला मामला सामने आया था, उसमें कई भर्तियां रद्द कर दी गई थी। जानना चाहूंगी ये भर्तियां वापस कब से होने का अनुमान है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियों का मामला है, दरअसल इस पर एसटीएफ यानी यूके ट्रिपल एससी के जरिए जो भर्ती परीक्षाएं उत्तराखंड में कराई जा रही थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्रियों ने बाकायदा यूके ट्रिपल एससी के जरिए 27,000 भर्तियां उत्तराखंड में कराने का वादा उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगारों को किया था। और इसी कड़ी में चाहे वो वन दरोगा भर्ती हो, सचिवालय सुरक्षा संवर्ग भर्ती हो या पीआरडी जवानों की भर्ती हो, या यूं कहें कि जो प्रशिक्षित बेरोजगार जिस उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकारी सेवा में जाने का उनका एसएससी के जरिए एक मौका मिलेगा, वो लोक सेवा आयोग और संघ राज्य सेवा आयोग के जरिए उनको मिलता है। और ऐसे में जब भर्तियों में धांधली की बू आने लगती है तो मामले कोर्ट में चले जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं, या फिर उनमें घोटालों की संलिप्तता पाए जाने के बाद उसको रद्द कर दिया जाता है, जिसको क्योंकि अब एसटीएफ जांच कर रही है, तो एसटीएफ ने जो जांच अपनी की है उसमें लगभग पूरे तरीके से संपूर्ण होने वाली है। लेकिन जांचों के तक की जाएंगी, ये वर्तमान भर्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा जिनके एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं या जिनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाने हैं, किस नोडल एजेंसी से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि बड़ी पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सेवा लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए ये भर्ती प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया है, जिसको लेकर के प्रशिक्षित बेरोजगारों ने एक बार फिर से उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। लेकिन जिनमें धांधली हुई है या जिनमें
आरोपियों ने स्वीकार किया है और मामला जांच के अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में उन भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग प्रशिक्षित बेरोजगारों की तरफ से की जा रही है, लेकिन आयोग ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। जी, ये यूकेएसएससी भर्ती घोटाला मामला एक बहुत बड़ा मामला था जो सबके संज्ञान में सामने आया था, जिस पर काफी दिनों से इस पर जांच चल रही थी। जानना चाहूंगी अब तक इस मामले पर कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, जिस तरीके से गिरफ्तारियों का सवाल है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भर्ती परीक्षाएं की गई थी, उनमें जिस प्रकार से धांधलियां हुई थी और एक के बाद एक गिरफ्तारियां, यानी बड़े सफेद पोस्ट का नाम उसमें उजागर हो रहा था, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए। हालांकि कई सारे गिरफ्तार जो आरोपी थे वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो एक अदालत का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत वो जो कोर्ट की कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण के लिए जब एसआईटी के गठन के साथ साथ एसटीएफ को जब इसकी जांच दी थी, तो एसटीएफ ने इस पूरे मामले की तह में जाने के बाद इसके सारे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से लगे हुए जो दूसरे राज्य हैं, चाहे हिमाचल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, यहाँ तक इसके जब तार जुड़े तो पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां बना करके एसटीएफ ने अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जिलों के, अलग अलग प्रदेशों से गिरफ्तारियां इन अभियुक्तों की की है, जिसके बाद हालांकि मामला अदालत में है और लगातार अब सरकार चाहती है और एसटीएफ भी चाहती है इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाए और जब इसकी क्लोजर रिपोर्ट लगेगी तो उसके बाद ही आयोग तय करेगा कि क्या वाकई में इन भर्ती परीक्षाओं को नए सिरे से शुरू कराना है या जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी उनमें जो गलत थे उनको सजा मिलने के बाद जो निर्दोष हैं, जिनका भर्ती परीक्षा में कोई धांधली नहीं है, मेहनत के दम पर उन्होंने क्वालिफाई एग्जाम को किया है, तो उनको रोजगार करने का मौका या एक बार फिर से सेवा योजना कार्यालय के जरिए अपना रजिस्टर्ड कराने के साथ साथ उनको रोजगार मिलने का अवसर प्रदान होगा। इस उम्मीद के साथ वो इंतजार कर रहे हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एहसन पंत। वहीं देहरादून में रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सहायक महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये चेतावनी दी है। 15 दिन में मांगे पूरी न होने पर सभी कर्मचारी आंदोलन करेंगे, ये उन्होंने चेतावनी दी है। कर्मचारियों की पदोन्नति, डग्गा मार बसों को बंद कराना और मसूरी देहरादून के बीच बसों को बढ़ाया जाना समेत कई मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सहायक महाप्रबंधक को इस बात को लेकर नोटिस दिया है, जहां उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। 15 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर सभी कर्मचारी आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों को पदोन्नति, डग्गा मार बसों को बंद कराना और मसूरी देहरादून के बीच बसों को बढ़ाया जाना समेत कई मांगे कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरबोला। हिमांशु, देहरादून में रोडवेज कर्मचारियों ने 15 दिन में अपनी मांगे पूरी न होने पर एक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। क्या कुछ अधिक जानकारी है, किस तरह की मांगे करी जा रही है रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा? जी बिल्कुल सुनिधि, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं का जो समाधान है 15 दिन में न होने पर जो परिषद है उसने आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही साथ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सोमवार को पर्वतीय डिपो के सहायक महाप्रबंधक को आंदोलन का नोटिस भी भेज दिया है। शाखा अध्यक्ष और जो शाखा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पूर्व में भी वो पहले से भी वो कई मांगे उठाते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये आरोप भी लगाया कि एस्मा लगा होने के कारण कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय निगम उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रहा है। अगर उनकी मांगों की बात की जाए तो उनकी प्रमुख जो मांगे हैं उसमें बसों के लिए कल पुर्जे उपलब्ध करवाने की बात है, जिस कारण बस सेवा प्रभावित न हो। साथ ही साथ मसूरी देहरादून के बीच रोडवेज के जो फेरे यानी कि जो रोडवेज की गाड़ियों की संख्या उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। नो एक्सीडेंट की इंजन बैटरी रिवॉर्ड के बिल बनाकर तत्काल उनको भुगतान भी कर दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ जो पुरानी बसें हैं उनके संचालन को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। और जब तक
बसों की पूरी व्यवस्था नहीं होती है तब तक नए रूटों पर संचालन न किया जाए और साथ ही साथ डिपो के भीतर भी 50 ड्राइवर और 50 कंडक्टर उपलब्ध हो ताकि कर्मचारियों पर काम का बोझ न बढ़े। जी सुनिए। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। वहीं देहरादून में विजय दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका की अध्यक्षता में इन तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में विजय दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों का वहां सम्मान किया जाएगा। गांधी पार्क देहरादून में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, 16 दिसंबर को देहरादून में विजय दिवस मनाया जाएगा जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जानना चाहूंगी कि क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कौन कौन शामिल हो सकता है उस दिन? बिल्कुल सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 16 दिसंबर 1971 के दिन वही था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के कुल 255 रणबांकुरों ने अपनी शहादत देकर इस वीर भूमि की धरती से शहादत देकर अपने देश की रक्षा की थी। वहीं 75 जवान घायल हुए थे। उत्तराखंड के ही 75 जवान घायल हुए थे। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इसी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद दिवस प्रतिभाग करेंगे, जहां पर विजय दिवस मनाया जाएगा और वहीं पर जिलाधिकारी सोनिका विधि की चर्चा की गई है और विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया है और गांधी पार्क में पूरी तरीके से ये डेवलपमेंट यानी किस तरीके से 16 दिसंबर को मनाया जाएगा विजय दिवस के रूप में, उसकी चर्चा की जा रही है, तैयारियां की जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 16 दिसंबर गांधी पार्क जो है इसके विजय दिवस के रूप में यह मनाया जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था और वहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के कुल 93,000 सैनिकों को बंधक बना लिया गया था और इसके बाद पाकिस्तान के कहने पर उन बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया। इसी कारण से इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तराखंड के जो शहादत का, इसमें उत्तराखंड चूंकि एक वीर भूमि है और यहाँ पर शहीदों और यहाँ पर सैनिकों की कतारें लगे रहती है। आए दिन उत्तराखंड के को भी मिलती कि यहाँ के वीर सैनिक शहीद हो गए हैं। उत्तराखंड एक शहीद सैनिकों की भूमि भी कहा जा सकता है, जहां पर यहाँ पर सैनिक रहते हैं और यहाँ पर सैनिक अपना सर्वस्व बलिदान करने से भी कतई पीछे नहीं हटते हैं। इसी को देखते हुए 1971 के युद्ध में उत्तराखंड के 255 रणबांकुरों ने अपनी शहादत देकर देश की रक्षा की थी और लगभग 75 से 78 के बीच यहाँ के सैनिक घायल भी हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन शहादत का जो हमें मिला वो यह मिला कि हमारा देश पाकिस्तान को बुरी तरीके से हटा दिया। हमारा देश यूं तो चाह दिया जाता तो पाकिस्तान के अंदर हमारी भारतीय सेना घुस चुकी थी, कराची तक पहुंच गई थी, लेकिन रोक दिया गया, भारतीय सैनिकों को रोक दिया गया और भारतीय सैनिक वापस लौट गए। लेकिन इस जीत को विजय दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाता है। जी यशराज, 1971 भारत पाक के युद्ध के शहीदों के साथ साथ वहां पर खबर है कि नारियों को भी सम्मान दिया जाएगा। जो वीरांगनाएं हैं, जो शहीदों की धर्मपत्नियां हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इस पे कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड जो अलग हुआ है वो नारी यहाँ की मातृशक्ति यहाँ शक्तिशाली है। अन्य प्रदेशों से ज्यादा यहाँ की मातृशक्ति ने अपने उत्तराखंड राज्य के भी किया जाएगा। जी यशराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विजय दिवस की तैयारियों को लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर राजधानी दून के गांधी पार्क में 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को सम्मान अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सैनिक और वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।
सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल ने बताया कि विजय दिवस प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाएगा। देहरादून स्थित गांधी पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण 1971 युद्ध के सैनिक और शहीदों की वीरांगनाएं होंगी, जिन्हें आमंत्रण दिया गया है और कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। तो अभी तक 16 तारीख को एक हम जो विजय दिवस मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से ये हर जिले में मनाया जाता है। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। जनपद रुद्रप्रयाग के मुख्यालय में लोक निर्माण एवं पंचायती राज विभाग की 625.62 लाख की धनराशि की कई विकास परियोजनाओं और लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतें मजबूत होकर अपनी आर्थिकी के साधन तैयार करें। अधिकारी छोटी छोटी समस्याओं का निस्तारण निचले स्तर पर ही शीघ्रता से करें। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात कैबिनेट मंत्री महाराज सतपाल द्वारा जिला कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी राज्य एवं जनपद के विकास के लिए वर्क कल्चर डेवलप करते हुए विकास कार्यों में अपनी संपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कराएं। छः करोड़ 25,62,00,000 रुपए की जो हमने विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, ये 6 करोड़ 25,62,00,000 की सौगात रुद्रप्रयाग जिले को मिली है। बहुत प्रसन्नता की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे निर्देश था कि हर जिले में प्रवास करें और वहाँ जाएं और वहाँ की समस्याओं को देखें। सड़कों की हालत यहाँ बहुत खस्ता है। निर्देश दे दिए गए हैं कि आने वाले जो हमारा जो सीज़न होगा केदारनाथ का, जिसमें यात्री लोग आएंगे, उससे पहले जो है सड़क बन के तैयार हो जाए, NH बन के तैयार हो जाए, ये निर्देश दे दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान श्री महंत रविंद्र पुरी व चेयरमैन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने होटल गार्डेनिया सिडकुर में महंत रविंद्र पुरी क्रिएशन सत्य ऑनलाइन प्रोडक्शन के बैनर तले अग्निपथ योजना को दर्शाती बन रही फिल्म भारत के अग्निवीर के शुभ मुहूर्त शॉट एवं पोस्टर का मंत्रोच्चार के बाद दीप प्रज्वलित कर अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जोशी ने निर्मित हो रही फिल्म भारत के अग्निवीर के लिए श्री महंत रविंद्र पुरी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप संत के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रहे हैं और अब फिल्म भारत के अग्निवीर को निर्मित करने में अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि जब यह फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी तो उससे नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी और नौजवान का सेना में शामिल होने का रुझान और बढ़ेगा। हमारा छोटा सा राज्य जिसकी आबादी 1 करोड़ 25 लाख है, 29 कैडेट पास आउट हुए। ये इस बात का द्योतक है कि चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, चाहे सैनिक के रूप में हो, यहाँ के नौजवानों का रुझान देशभक्ति की ओर है, सेना की ओर है। तो निश्चित ही इस फिल्म के बनने के बाद लोगों के अंदर वो देशभक्ति की भावना और जागृत होगी। पौड़ी से भाजपा विधायक राजकुमार पोरी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह पहले तो जिला प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की बात करेंगे, उसके बाद संगठन को भी अवगत करवाया जाएगा कि पार्टी के भीतर इस तरह के लोग हैं जो अपने ही विधायक की छवि धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन लोगों के सोशल मीडिया पर चल प्रचारित किया जा रहा मजार का मामले में स्क्रीनशॉट रख ली है और जल्द ही इस संबंध में पार्टी को अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें कि विधायक राजकुमार ने मजार के सौंदर्यकरण के लिए 2 लाख की धनराशि स्वीकृत की है, जिसे भाजपा असहज होते हुए नजर आ रही है। बनाकर इस तरह की बातें रख रहे हैं ताकि आपकी छवि हिंदू विरोधी हो जाए। जी इस संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये प्रयास किया जा रहा है कि
जो मेरी छवि है वो किसी तरह किसी न रूप में धूमिल हो, और धूमिल करने का प्रयास कुछ लोग करना चाहते हैं, और उनका सहयोग जो है बाहरी दूसरी पार्टियां तो करेंगी, क्योंकि बैठे बैठाए मुद्दा अगर मिल जाएगा तो वो तो भुनाएंगे। तो निश्चित रूप से जब हमारे कार्यकर्ता ऐसा करेंगे, और उनको मैंने सारा स्क्रीनशॉट अपने पास रखे हुए क्या क्या लिख रहे हैं कुछ समय पहले से, तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करने वाला हूँ, और पौड़ी थाने को और डीएम को जांच करने के लिए दूंगा कि भाई इसमें थोड़ा एक्शन लिया जाए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बस एक किराए के कमरे से शुरुआत की थी और आज यही विश्वविद्यालय 10 एकड़ में फैला हुआ है, वहीं विश्वविद्यालय बन चुका है। इन 17 वर्षों में विश्वविद्यालय ने कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें हाल ही में एक सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पहली बार आवेदन करने पर विश्वविद्यालय को नैक की मान्यता एवं B++ ग्रेड मिला। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने 12B के लिए आवेदन किया है और 100 से अधिक शिक्षक व कर्मचारियों को स्थायी अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया। कुछ और बिंदुओं को प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी द्वारा संबोधित किया गया है। हमारा तो प्रयास, हमारे यहाँ जो है एक वोकेशनल स्टडीज़ का पूरा एक विद्या शाखा है, और हम ये हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारे पास उसमें कम से कम 50 कोर्सेज हैं, जिसमें डिप्लोमा भी हैं। लोग कहीं भी हैं अपने साथ उनको कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप लोग भी हैं, जैसे भी हैं, जो जब कोई भी हमें सुझाव देता है तो हम हर चीज़ के डिप्लोमा खोलने को तैयार है उसमें, ताकि लोगों को घर बैठे जो है स्किल मिल सके। हल्द्वानी का राजकीय मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार फिर से जूनियर छात्र के साथ मोबाइल पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन ने एक छात्र के खिलाफ 50,000 जुर्माना और हॉस्टल निष्कासन की कार्रवाई की है, तो वहीं 43 छात्रों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 1 महीने पहले मेडिकल कॉलेज में प्रवेश समाप्त हुआ है। MBBS द्वितीय वर्ष के छात्रों की ओर से प्रथम वर्ष के छात्र को वीडियो कॉल के जरिए गाली गलौज करने और मुर्गा बनाने का आरोप है। मामला 9 दिसंबर की रात का है, जहां 2021 बैच के एक सीनियर ने जूनियर को फोन कर व्हाइट कोट सेरेमनी के बारे में जानकारी देने की बात कहकर अन्य छात्रों के साथ अपने कमरे में बुलाया, जहां इसके बाद सीनियर छात्रों ने वीडियो कॉल के जरिए अपना चेहरा नहीं दिखाया और रैगिंग कर उनके साथ गाली गलौज की और मुर्गा बनवाया। क्योंकि सभी बच्चों ने सामूहिक रूप से इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने वीडियो कॉल पे ऐसा किया था, तो इस कारण सारे बच्चों पर 25-25 हज़ार रुपये की पेनल्टी लगाई गई। उनके गार्जियन को भी बुला रहे हैं और उनको भी लेटर लिखा जा रहा है इस अनुशासनहीनता के क्रम में। और इसके साथ ही जिस बच्चे ने वीडियो कॉल अपने नंबर से किया था उस पर 50,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही उसको 3 महीने के लिए हॉस्टल से भी बाहर किया गया है। और निश्चित ही ये कार्रवाई इसीलिए की गई है कि कोई भी इस तरीके की घटना वहाँ पर घटित ना हो रैगिंग को लेकर, और बच्चों की मनोदशा पे कोई प्रभाव ना पड़े। बात रैगिंग से कहना भी बड़ा एक विषय है, क्योंकि देखिए हरदम हर आदमी पर आदमी से नहीं कह सकता। कोई फिजिकल है, सड़क में हो रहा, कमरे में जा करके हो रहा, वो हो रहा। अब फोन में किसी कुछ बोल दे, कुछ कह दे, तो इसको कैसे पहले तो प्रूव करोगे, कैसे डिसअप्रूव करोगे। वो लोग कहते हैं मतलब फोन में क्या, उसका ही रूममेट कहता है कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ है, कि जो उसके साथ कमरा रहता है वो मना कर रहा है इस बात को कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उस बात के लड़के की संज्ञान को रखते हुए, क्योंकि 3 दिन पहले ज्वाइन करा गया है, सब कुछ वो है, तो इस अभी कड़ी कार्रवाई करी गई। इस क्या कार्रवाई करेंगे कि 50,000 उसको कर दिया, निकाल दिया गया, आगे फिर वैसी आगे हरकत करेगा तो इससे आगे भी जो हमारे पास जो धाराएं हैं वो करेंगे, पुलिस केस भी करेंगे, वो भी करेंगे। आज हम खड़े हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज के बाहर, जो लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। इस बार 44 छात्रों के ऊपर रैगिंग का आरोप लग रहा है, और जिसमें से एक मुख्य छात्र के ऊपर 50,000 का जुर्माना और बाकी 43 छात्र के ऊपर 25-25 हज़ार का जुर्माना लगाया है। छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर बैठक ली गई और वो मुख्य छात्र को 3 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। और जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। श्वेता गालाकोटी, जन टीवी, हल्द्वानी। असम राइफल के पूर्व सैनिकों ने अपने यूनिट का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि प्रथम असम राइफल के वर्तमान सीईओ कमांडेंट कर्नल US सती के अद्भुत सैन्य प्रेम और बंधुत्व के तहत पहली बार उत्तराखंड राज्य के देहरादून और उसके परिचित जिलों में निवास करने वाले प्रथम बटालियन असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों के लिए यूनिट का स्थापना दिवस समारोह मनाने की व्यवस्था की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कमांडेंट RS नेगी ने शिरकत की। इस दौरान यूनिट की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वरूप प्रदान किया गया। इस दौरान देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति तथा जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को स्मरण किया गया तथा उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में प्रथम असम राइफल्स लुशाई हिल के 173 स्थापना दिवस के अवसर पर बटालियन के शौर्य पराक्रम पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि रेजिंग डे को धूमधाम से मनाया जाए। ये जो उसकी अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है कि रेजिंग डे को जो है बड़ा जो है अच्छे तरीके से मनाया जाए और उसमें सभी को जो है शुभकामनाएं और बधाइयाँ जो है दी जाती हैं। तो इसी तरीके से आज जो है कर्नल यूसी सती जो कि बटालियन के जो है कमांडेंट हैं, 1st बटालियन के, अभी 3rd ईयर में है, अभी 3rd ईयर कोहिमा, उन्होंने जो है कोहिमा में है, अभी बटालियन ही जो है कोहिमा में है, यानी नागालैंड में है। तो उन्होंने उनके इनिशिएटिव से ये प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पताल में जो जांच हो रही है, अगर लोग उन जांचों से संतुष्ट नहीं हैं, तो सरकार और भी जांच बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि बीते 8 महीनों में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है। अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए 800 एएनएम की भर्ती के साथ नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही डॉक्टर्स और वार्ड बॉय की जो समस्या है उसको भी जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वहीं बॉन्ड धारक डॉक्टर्स के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो लोग बॉन्ड के अनुसार ज्वाइन नहीं करते वह लोग पैसा वापस कर क्विट कर सकते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई भी जांच अगर होती है और अगर जांच से कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उससे आगे की जांच की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इन 8 महीनों में हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम किया। आप देख रहे होंगे कि अब 800 से ज़्यादा एएनएम की भर्ती